तो गाइज हमारा जो अध्याय संख्या 11 है ये लगातार चल रहा है, ठीक है। इसमें हमने ऑलरेडी 3 वीडियो डाल दिए, आज ये चौथा वीडियो बनेगा, ठीक है गाइज। इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार में नियम पे नियम पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब नियम की जो व्याख्या है वो भी पढ़ रहे हैं और नियम का नाम भी उसमें क्या दे रखा वो भी आपको याद करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो गए होंगे कि ये नियम इतने सारे दे रखे हैं, इनको कैसे याद करें, और इन नियमों में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा प्रोसेस दे रखी है, तो वो कैसे याद करें। देखिए गाइज, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। जो ये अध्याय है ना, 11वां अध्याय, जिसका नाम है अवकाश और विभिन्न प्रकार, ठीक है। इसमें जो अवकाश है ना, उनके जो प्रकार है ना, उनके बारे में बताया, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बार बार। जो अध्याय संख्या 2 है जिसका नाम है परिभाषाएं, ठीक है, उसका एक नियम है 7 सब क्लोज 15। उसके अंदर जिन अवकाशों का नाम लिख रखा है ना, उनको अवकाश की परिभाषा में माना गया और उन्हीं के बारे में हम इस 11वें अध्याय के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है गाइज। तो आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि नियम संख्या 7 सब क्लोज 15 उसमें दे रखा है कि अवकाश शब्द की परिभाषा में कौन कौन से अवकाश शामिल है, ठीक है गाइज। तो वहाँ पर जो अवकाश लिखे गए हैं ना, उन्हीं के बारे में हम इस 11वें अध्याय के अंदर पढ़ रहे हैं। 11वें अध्याय का नाम है अवकाश और उनके विभिन्न प्रकार, ठीक है गाइज। तो आपको इन अवकाशों के बारे में पता होना चाहिए कि आपको ना, जो ये अध्याय संख्या 11 है ना, इसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो अवकाश कौन सा है, आप कौन सा अवकाश पढ़ रहे हो, ठीक है। यानी कि वो अवकाश किसी कर्मचारी को कब देय होगा, किस कर्मचारी को दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, कितनी अवधि का दिया जाएगा, कितनी अवधि का नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और उस अवकाश का जो वेतन होता है ना, यानी कि अवकाश वेतन का भुगतान कैसे किया जाएगा, किसको किया जाएगा, ठीक है, उसकी क्या प्रोसेस है ना। तो आप केवल इनके बारे में पढ़ लेना आप, है ना। जो अवकाश है ना, वो कौन तो उसको स्वीकृत करेगा, ठीक है, और वो अवकाश किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ठीक है, और वो अवकाश कितने दिन का मिलेगा, क्या उसके बदले में पैसा मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी अवकाश पर रहता है तो उस अवकाश के दौरान जो अवकाश वेतन मिलेगा वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो आपको केवल इतनी जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई, हर अवकाश के बारे में ध्यान रखना, ठीक है गाइज। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे नियम 96 से। नियम 96 है ना, चिन्ह, इसमें दे रखा असाधारण अवकाश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं EOL, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। और इसको अवैतनिक अवकाश भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वेतन नहीं दिया जाता। अगर कोई कर्मचारी असाधारण अवकाश ले लेता है, ठीक है, तो उसको इस अवकाश अवधि के दौरान कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसका नाम अवैतनिक अवकाश भी बोला जाता है, ठीक है गाइज। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो नियम 96 है इसमें असाधारण अवकाश की बात की गई है। अब हम इसको पढ़ेंगे कि वास्तव में आखिर में असाधारण अवकाश किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और इस असाधारण अवकाश के दौरान किसी कर्मचारी को अवकाश वेतन कैसे दिया जाएगा, ठीक है गाइज। ये जो नियम 96 है ना, इसको कई सारे सब क्लोज में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले 96 सब क्लोज का है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा कि वे परिस्थितियां जिनमें कर्मचारी को EOL में बार बार बोलूंगा तो आप समझ जाना मैं असाधारण अवकाश की बात कर रहा हूँ। EOL का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। तो 96 सब क्लोज का ये जो नियम है इसमें दे रखा कि वे परिस्थितियां जिनमें कर्मचारी को EOL स्वीकृत किया जा सकता है, यानी कि किसी कर्मचारी को EOL, ये जो अवकाश है असाधारण अवकाश, कब स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो पहली परिस्थिति है जब नियमानुसार अन्य अवकाश देय ना हो, ठीक है। जैसे मान लो आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, और आपके जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद आपके पास कोई अवकाश ही नहीं है, आपने सारे अवकाशों का उपभोग कर लिया, उनको यूज कर लिया, और अभी आपके अवकाश लेखे के अंदर जो आपका लीव अकाउंट है उसके अंदर कोई अवकाश नहीं है। अगर जब कोई भी अवकाश ना हो ना, किसी कर्मचारी के पास कोई भी अवकाश ना हो ना, तो फिर ये असाधारण अवकाश ही दिया जाता है, ठीक है। जब कोई भी अवकाश नहीं हो किसी कर्मचारी के लीव अकाउंट के अंदर, अवकाश खाते के अंदर, तो उसे असाधारण अवकाश ही दिया जाता है, ठीक है गाइज। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, आपके पास कोई भी अवकाश नहीं बचा, कोई भी अवकाश का मतलब जैसे उपार्जित अवकाश हो गया, रूपांतरित अवकाश हो गया, अध्ययन अवकाश हो गया, ठीक है, अदेय अवकाश हो गया, कई सारे अवकाश होते हैं। अगर आपके पास कोई सा भी अवकाश नहीं है ना, तो उस स्थिति में असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है, ठीक है गाइज। दूसरी चीज़ है अन्य प्रकार के अवकाश बकाया होने पर भी जब कर्मचारी स्वयं लिखित में EOL स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए और आपके पास बकाया अवकाश है, यानी कि आपके पास जैसे PL हो गया, कम्यूटेड लीव हो गया, है ना,
ऐसे और भी कई सारे अवकाश आपके पास पड़े हैं, लेकिन आप लिखित में मतलब आपने आवेदन कर दिया, आपके विभाग का जो अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी उसको उनको आपने आवेदन पत्र में लिख दिया कि सर मेरे को तो EOL ही चाहिए, ठीक है, यानी कि मेरे को तो असाधारण अवकाश ही चाहिए, तो भी आपको असाधारण अवकाश मिल सकता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी परिस्थितियों में कर्मचारी को EOL स्वीकृत किया जा सकता है। तो ये मैंने 2 परिस्थितियाँ आपको बता दी, ठीक है गाइज। अभी हम बात कर रहे हैं नियम 96 सब क्लॉज क की। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम 96 सब क्लॉज ख की। इसमें क्या दे रखा, इसमें दे रखा कि स्थायी कर्मचारियों के अलावा जितने भी कर्मचारी होते हैं ना, उनको EOL की देयता किसी भी प्रकार एक बार में 3 या 18 माह से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। यानी कि स्थायी कर्मचारी के अलावा, मैंने क्या बोला, स्थायी कर्मचारियों के अलावा जितने भी कर्मचारी हैं ना, उनको EOL की देयता किसी भी प्रकार एक बार में 3 या 18 माह से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। यानी कि स्थायी कर्मचारियों के अलावा जो भी कर्मचारी है उनको EOL एक बार में लगातार या तो 3 माह का दिया जाएगा या फिर एक बार में एक साथ लगातार 18 माह से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है गाइज। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये हम बात कर रहे हैं नियम संख्या 96 सब क्लॉज ख की, ठीक है। अधिक लंबे समय तक का EOL गवर्नमेंट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार तभी स्वीकृत होगा जब कर्मचारी TB या लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग का उपचार करा रहा है। इसका मतलब यह है कि अधिक लंबे समय का अगर किसी को EOL चाहिए ना, अधिक लंबे समय तक किसी को EOL चाहिए, तो सरकार होती है ना, गवर्नमेंट, वो क्या कि आदेश जारी करती है, ठीक है। और वो आदेश जारी करती है ना, तो आपके जो विभाग का अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी है, उन आदेशों के अनुसार आपका EOL लंबे समय तक स्वीकृत कर सकता है, ठीक है। लेकिन कब, जब कर्मचारी TB यानी कि उसके ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, यानी कि क्षय रोग हो जाए, या लेप्रोसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग, है ना। तो कोई भी कर्मचारी जिसके TB या लेप्रोसी हो जाए और वो उसका उपचार करवा रहा है, तो गवर्नमेंट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जो अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी होता है वो अधिक लंबे समय तक का EOL स्वीकृत कर सकता है किसी कर्मचारी को, ठीक है गाइज। अस्थायी कर्मचारी को भर्ती नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्थायी कर्मचारी की तरह EOL मिलेगी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अस्थायी कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी की तरह EOL कब मिलेगी, जब वह जिस भर्ती नियमों के अनुसार उसका चयन किया गया ना, तो उन भर्ती नियमों के अनुसार उसको नियमित चयन कर लिया गया, यानी कि उसको रेगुलर कर दिया गया, ठीक है। अब वो अस्थायी नहीं रहा, ठीक है, और उसके बाद में उसने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली, तो ही उसको स्थायी कर्मचारी की तरह EOL मिलेगा, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आप ये वीडियो समझ गए होंगे। गाइज अब हम बात कर रहे हैं नियम 96 सब क्लॉज ख सब क्लॉज अ, ठीक है। इसमें दे रखा कि EOL को HPL में परिवर्तित करना, ठीक है गाइज। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितने भी जो अवकाश दे रखे हैं ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो अध्याय संख्या 2 है जिसका नाम है परिभाषा है, आपके RSR के अंदर ही है। यानी कि RSR का जो अध्याय संख्या 2 है जिसका नाम है डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं, उसका नियम संख्या 7 सब क्लॉज 15 है ना, उसके अंदर अवकाश शब्द में कौन कौन से अवकाश शामिल है उनके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो हम इस अध्याय के अंदर यानी कि जो 11वां अध्याय है अवकाश और विभिन्न प्रकार, उसके अंदर हम यही पढ़ रहे हैं कि अवकाश कैसे दिया जाता है, किनको दिया जाता है, अवकाश वेतन कैसे दिया जाता है, और साथ में आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसी अवकाश को दूसरे अवकाश में कैसे परिवर्तित किया जाता है, अगर परिवर्तित किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, उसकी प्रोसेस भी आपको ध्यान रखना, ठीक है गाइज। तो नियम 96 सब क्लॉज ख सब क्लॉज ए में ये बता रखा कि EOL, मैंने बता दिया EOL का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी कि असाधारण अवकाश, और HPL का मतलब होता है हाफ पे लीव यानी कि अर्धवेतन अवकाश। यानी कि EOL को HPL में परिवर्तित करना, कैसे परिवर्तित करते हैं, जब कर्मचारी TB के उपचार के लिए EOL स्वीकृत कराता है और पुनः पदभार ग्रहण करने के बाद HPL अर्जित कर लेता है, तो कर्मचारी द्वारा पूर्व में लिए गए EOL को बाद में अर्जित किए गए HPL में परिवर्तित कर समायोजित कर दिया जाएगा, ठीक है गाइज। यानी कि कोई कर्मचारी है, उसके TB हो गई, ठीक है, और वो उसके उपचार के लिए क्या ले लेता है, EOL। वो उसके अपने जो विभाग का जो अवकाश स्वीकार करता है ना, अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी जिसको हम बोलते हैं, उसको जाके बोलेंगे कोई वो कर्मचारी जिसके TB हो रही है कि सर मेरे TB हो गई, मैं इसका इलाज करवाना चाहता हूँ, तो मुझे आप EOL दे दें, ठीक है, यानी कि मुझे असाधारण अवकाश दे दें। और यदि वो असाधारण अवकाश लेके चला जाता है और मान लो TB से ठीक हो गया और वापस अपने विभाग में आ गया और नौकरी कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी कि उसने पुनः पदभार ग्रहण कर लिया, ठीक है,
और पदभार ग्रहण करने के बाद उसने क्या कर लिया, एचपीएल अर्जित कर लेता है, यानी कि वह अर्धवेतन अवकाश अर्जित कर लेता है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा गाइज कि एचपीएल होता है ना हाफ वैल्यू, ये 1 वर्ष की कंप्लीट सेवा करने के बाद किसी कर्मचारी को 20 दिन का दिया जाता है। अगर वो 2 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर लेता है तो 40 दिन, यानी कि 20 + 20, यानी कि हर 1 वर्ष पूर्ण करने पर 20 दिन का एचपीएल दिया जाता है। ठीक है गाइज, तो मैंने क्या कहा कि उसको ईओएल स्वीकृत हो गया और वो टीबी से ठीक हो गया और वापस अपनी नौकरी के अंदर आ गया। ठीक है, और नौकरी के अंदर आने के बाद उसने एचपीएल अर्जित कर लिया। ठीक है, तो कर्मचारी द्वारा पूर्व में लिए गए ईओएल को, कर्मचारी ने जो पहले ईओएल लिया था ना, है ना, उसको भाई साहब बाद में अर्जित किए गए एचपीएल, यानी कि बाद में जब वो टीबी से ठीक हो गया होके आ गया और उसने एचपीएल अर्जित किया ना, तो जो एचपीएल के अंदर वो ईओएल को परिवर्तित करा सकता है। ठीक है गाइज, ये नियम संख्या 96 सब क्लोज है, सब क्लोज ए में दे रखा है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक ये योजना का ध्यान रखना, विशेष अवकाश अवैतनिक योजना 2003, वर्तमान में ये योजना सरकार द्वारा वापस ले ली गई है। मेरे हिसाब से यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, फिर भी आप इस बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो डिटेल में। ठीक है गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 97 की। इसमें दे रखा कि प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि। नियम संख्या 97 में यह बता रखा कि जो जितने भी प्रकार के अवकाश है ना, जितने भी प्रकार के अवकाश हैं उनके लिए देय अवकाश वेतन की राशि क्या होगी, इसके बारे में नियम संख्या 97 में बता रखा है। ठीक है, यानी कि आप आपने कोई सा भी अवकाश ले लिया और मान लो आपने उपार्जित अवकाश ले लिया 10 दिन का और आप कहीं शिमला चले गए घूमने मान लो, तो आपने शिमला 10 दिन रहे, तो आप कौन से अवकाश पे रहे, उपार्जित अवकाश पे, यानी कि आप किसी अवकाश पर हो और अवकाश पे रहने के दौरान किसी कर्मचारी को जो वेतन दिया जाता है ना उसको बोलते हैं हम अवकाश वेतन। ठीक है गाइज, तो इसमें यही बता रखा है नियम संख्या 97 में कि प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि, यानी कि प्रत्येक प्रकार का अवकाश जो भी आपको अवकाश दिया जाए कर्मचारी को, उसके लिए उसके अवकाश वेतन की राशि कैसे दी जाएगी इसके बारे में नियम संख्या 97 में बता रखा है। अब हम बात करेंगे 97 सब क्लोज कह के। इसमें दे रखा कि पीएल का मतलब होता है प्रिविलेज लीव, यानी कि उपार्जित अवकाश। नियम संख्या 97 सब क्लोज कह में रखा है पीएल पर एक कर्मचारी उस वेतन के समान अवकाश वेतन प्राप्त करेगा जिसे वह अवकाश प्रारंभ होने से पूर्व के दिन प्राप्त करने का अधिकार रखता है। मान लो कोई कर्मचारी 10 दिन का पीएल लेके मान लो अमेरिका चला गया मान लो, ठीक है, तो उसे उस 10 दिन की अवधि के दौरान कौन सा वेतन मिलेगा, जिस दिन वो गया है ना अमेरिका, तो उससे मान लो वो 10 अप्रैल को रवाना, 10 अप्रैल से उसने छुट्टी, उसको 10 अप्रैल से, यानी कि वो उपार्जित अवकाश पर रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो 10 अप्रैल से उपार्जित अवकाश पर चला जाएगा। ठीक है, तो 9 अप्रैल के दिन उसको जो वेतन मिल रहा था ना वही वेतन मिलेगा लगातार इन 10 दिनों के अंदर। ठीक है गाइज, अगर कर्मचारी ने 10 दिन का पीएल ले लिया, ठीक है, तो पीएल पर जाने से जस्ट 1 दिन पहले जो उसको वेतन मिल रहा था ना वो वेतन 10 दिन तक भी वही वेतन मिलेगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप ये चीज़ समझ गए होंगे। लेकिन कर्मचारी इस दिन अतिरिक्त कार्य करने के कारण स्वीकृत विशेष वेतन या फिर अतिरिक्त वेतन भी प्राप्त कर रहा है तो अवकाश वेतन में ऐसे विशेष वेतन या अतिरिक्त वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। मान लो कोई कर्मचारी, मैंने कहा कि उसने 10 दिन की पीएल ले ली और अमेरिका जा रहा है, ठीक है, और वो 10 तारीख से उसकी पीएल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और 9 तारीख के दिन उसने क्या किया कि कोई विशेष वेतन या अतिरिक्त वेतन भी प्राप्त कर रहा है, यानी कि वो अतिरिक्त कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसको एक्स्ट्रा कार्य दे दिया गया है। ठीक है, तो और एक्स्ट्रा कार्य करने के कारण 9 अप्रैल को क्या हुआ कि उसको विशेष वेतन भी मिल रहा है और अतिरिक्त वेतन भी मिल रहा है। ठीक है गाइज, क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि 10 अप्रैल से जब वो पीएल पे जाएगा ना तो उसको विशेष वेतन और अतिरिक्त वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर कर्मचारी जिस दिन पीएल पे जिस दिन से उसकी पीएल स्टार्ट होगी ना, उपार्जित अवकाश जिस दिन उसका स्टार्ट होगा ना, उससे जस्ट 1 दिन पहले जो वेतन प्राप्त कर रहा है वो उसको मिलेगा। ये तो हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर दे रखा कि लेकिन जब पीएल पे जाने से पहले जब कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के कारण उसको विशेष वेतन या फिर अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है ना, तो विशेष वेतन और अतिरिक्त वेतन ना वो उसको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप चीज समझ गए होंगे। गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 97 सबको है। इसे दे रखा कि अगर कर्मचारी एचपीएल
अगर कर्मचारी HPL या लीव नॉट ड्यू यानी कि अदेय अवकाश, इसको बोलते हैं हम अदेय अवकाश, हिंदी में बोलते हैं अदेय अवकाश, और HPL को अर्धवेतन अवकाश, ठीक है। अगर कोई कर्मचारी HPL या लीव नॉट ड्यू पर अवकाश वेतन के रूप में उपर्युक्त उपनियम जो हमने जस्ट अभी पढ़ा उसमें वर्णित राशि की आधी राशि ही कर्मचारी को दी जाएगी जो अधिकतम 23,000 रुपये तक होगी, ठीक है। इसमें यह बता रखा कि जो हमने जस्ट अभी पढ़ा था ना, नियम संख्या 97 सब क्लॉज ख, 1 मिनट, इसका मतलब यह है कि जस्ट हमने जो थोड़ी देर पहले जो नियम पढ़ा था, ठीक है, उसमें जो राशि मिलेगी ना उसकी आधी राशि मिलेगी HPL और लीव नॉट ड्यू की दशा में। अगर कर्मचारी HPL या फिर लीव नॉट ड्यू ले लेता है, ठीक है, तो उसको आधी राशि ही मिलेगी, यानी कि PL पर जाने की तुलना में आधी राशि, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे मान लो किसी कर्मचारी को 10 दिन की PL मिली, ठीक है, और वो PL पर मान लो 5 अगस्त से उसकी PL स्टार्ट है, 5 अगस्त से, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, यानी कि 5 अगस्त से 14 अगस्त तक वो PL पे रहेगा, ठीक है। तो उसकी PL कब से स्टार्ट हो रही है? 5 अगस्त से, ठीक है गाइज। PL का मतलब है प्रिविलेज लीव यानी कि उपार्जित अवकाश, ठीक है। तो 4 अप्रैल को जो वेतन प्राप्त कर रहा था ना, वो वेतन उसको मिल जाएगा PL की दशा में, ठीक है। अगर वो PL पर जाता है तो 4 तारीख को जो वेतन मिल रहा है ना, वही वेतन मिलेगा 5 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, उसी दर से वेतन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्मचारी अगर HPL या लीव नॉट ड्यू अगर ये अवकाश लेता है ना, तो उसको आधी राशि मिलेगी। जैसे मान लो वो 5 अगस्त से लेकर 14 अगस्त उसने या तो HPL ले लिया या फिर लीव नॉट ड्यू ले लिया, ठीक है, तो उसको आधी राशि मिलेगी PL पर जाने की तुलना में, ठीक है, जो अधिकतम 23,000 रुपये तक होगी, ठीक है, यानी कि 23,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इस राशि के अंदर संशोधन हो गया होगा मेरे हिसाब से, मैं आपको जैसे मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, आप घबराएं ना, आप निश्चिंत रहे, जहाँ जहाँ अपडेट होगी मैं उसके बारे में अपने आप बता दूंगा, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसमें बता रखा कि लेकिन अवकाश चिकित्सा आधार पर लिया गया हो या फिर किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए लिया गया हो तो मैक्सिमम राशि की सीमा लागू नहीं होगी। ये 23,000 रुपये की जो लिमिट दे रखी है ना, ये लागू नहीं होगी। अगर कर्मचारी HPL या फिर लीव नॉट ड्यू लेता है, किस आधार पर? चिकित्सा आधार पर लिया है या फिर किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिया है, तो ये जो 23,000 रुपये की जो मैक्सिमम लिमिट है ना, ये लागू नहीं होगी, ठीक है। चाहे इसमें 25,000 रुपये हो जाए अधिकतम लिमिट, चाहे 40,000 रुपये हो जाए, उसको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 97 सब क्लॉज ग। इसमें दे रखा कि रूपांतरित अवकाश यानी कि कम्यूटेड लीव, यानी कि कम्यूटेड लीव, रूपांतरित अवकाश पर जो उपार्जित अवकाश की रूपांतरित अवकाश पर तो उपार्जित अवकाश की तरह अवकाश वेतन दिया जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये 97 सब क्लॉज ग में दे रखा है अगर कोई कर्मचारी रूपांतरित अवकाश लेता है, ठीक है, यानी कि कोई कर्मचारी कम्यूटेड लीव यानी कि रूपांतरित अवकाश लेता है तो उपार्जित अवकाश की तरह उसको क्या मिलेगा? अवकाश वेतन, ठीक है गाइज, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 97 सब क्लॉज घ की। इसमें दे रखा कि EOL पर अवकाश वेतन नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि EOL होता है ना असाधारण अवकाश यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। इसको अवैतनिक, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको अवैतनिक अवकाश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवकाश अवधि में जो अवकाश वेतन होता है ना वो नहीं मिलता, ठीक है, यानी कि बिना वेतन का ये अवकाश होता है, इसलिए इसको अवैतनिक अवकाश बोलते हैं। और नियम संख्या 97 सब क्लॉज घ में भी यही दे रखा है कि EOL पर अवकाश वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है गाइज। ये राजस्थान सरकार के निर्णय है, इनको भी हम एक बात देख लेते हैं। 31 दिसंबर से पहले स्कूल चाहे कॉलेज इनमें नियुक्त कर्मचारियों को विश्राम काल का वेतन दिया जाएगा। ये राजस्थान सरकार का निर्णय है। अवकाश के कारण रिक्त पद पर 1 जनवरी से पहले नियुक्त अस्थायी अध्यापक या 31 दिसंबर के बाद नियुक्त अस्थायी अध्यापक इनकी सेवाएं शिक्षण सत्र के अंतिम कार्य दिवस को समाप्त कर दी जाएगी। ये राजस्थान सरकार के निर्णय है, कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ लेना। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। नियम संख्या 98 है, इसको डिलीट कर दिया गया गाइज। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी गाइज। नियम संख्या 98 को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 99 की, ठीक है गाइज। नियम संख्या 99 में यह बता रखा कि विशेष असमर्थता अवकाश कब दिया जाएगा? जब कर्तव्य पालन के दौरान जब कर्मचारी चोटिल हो जाए तो विशेष असमर्थता अवकाश दिया जाता है, ठीक है।
मान लो कोई कर्मचारी है वो अपना ड्यूटी निभा रहा है, अपना काम कर रहा है, तो उस दौरान मान लो उसके साथ कोई घटना हो जाए और उससे चोटिल हो जाए तो उसको कौन सा अवकाश दिया जाएगा? विशेष असमर्थता अवकाश। ठीक है, मान लो कोई कर्मचारी है वो काम कर रहा है और उसके ऊपर फैन गिर गया, सिर में चोट लग गई, तो ऐसी स्थिति में उसको कौन सा अवकाश दिया जाएगा? विशेष असमर्थता अवकाश। ठीक है गाइज, विशेष असमर्थता अवकाश कब स्वीकृत किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब घटना के 3 माह में असमर्थता प्रकट होने पर, ठीक है, मान लो किसी कर्मचारी के ऊपर सिर के ऊपर फैन गिर गया, ठीक है, और उससे वो डिसेबल हो गया, यानी काम करने में अब सक्षम नहीं है, और लेकिन वो 3 महीने के अंदर पता चलेगा ना इस चीज़ का। 3 महीने पहले अगर यदि इस चीज़ का पता लग गया कि उसके चोट लगी तो ही विशेष असमर्थता अवकाश दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ये नहीं है कि आप 2 साल बाद में बोलोगे कि सर मेरे तो 2 साल पहले सिर के ऊपर फैन गिरा था, तो अब मेरे अंदर असमर्थता आ गई है, अब आप मेरे को विशेष असमर्थता अवकाश दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है गाइज, 3 माह से अधिक अवधि में असमर्थता प्रकट नहीं होने पर क्या होगा? अगर मान लो 3 महीने निकल गए और अभी असमर्थता का पता नहीं लगा कर्मचारी के कि चोट लगी तो कहाँ लगी और उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट होती है ना, सरकार, वो असमर्थता के कारण से यदि संतुष्ट हो जाए तो यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको ये बता दिया कि विशेष असमर्थता अवकाश कब स्वीकृत किया जाता है। 3 माह के अंदर अंदर घटना का पता लग जाना चाहिए और उससे असमर्थता कर्मचारी के अंदर आ जानी चाहिए, तभी वो विशेष असमर्थता अवकाश दिया जाएगा। और 3 माह में अगर पता ना लगे, 3 माह से ज़्यादा समय लग जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकार विशेष असमर्थता अवकाश उसके लिए स्वीकृत कर सकती है। ठीक है गाइज, नियम संख्या 99 सब क्लॉज 3 की हम बात करें तो इसमें दे रखा कि विशेष असमर्थता अवकाश की स्वीकृत अवधि उतनी होगी, कितनी होगी? विशेष असमर्थता अवकाश कितनी अवधि का होगा? जितनी चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक मानी गई है। ठीक है, यानी कि मेडिकल बोर्ड बता दे कि वास्तव में कर्मचारी की ज़्यादा चोट लगी है, तो आप इसको कम से कम इतने दिन का अवकाश तो दो, तो ही विशेष असमर्थता अवकाश दिया जाएगा। ठीक है गाइज, इस अवकाश की अवधि चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण पत्र के बिना नहीं बढ़ाई जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है, और किसी भी स्थिति में 24 महीने से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, यानी कि विशेष असमर्थता अवकाश की अवधि 24 माह से ज़्यादा नहीं होगी पूरे सेवाकाल के अंदर। यह अवकाश अन्य किसी भी प्रकार की निरंतरता में लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कर्मचारी 10 PL ले ले, 10 दिन की PL ले ले और उसके तुरंत बाद 60 दिन का विशेष असमर्थता अवकाश ले ले, तो 10 तो ये हो गए छुट्टी और 60 ये हो गए, तो कितने हो गए? 70। तो लगातार, यानी कि वो किसी भी विशेष असमर्थता अवकाश से पहले भी कोई अवकाश ले सकता है और उसके बाद में भी ले सकता है, लगातार वो छुट्टियों पर रह सकता है। ठीक है गाइज, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। नियम संख्या 99 सब क्लॉज 5 की बात करें तो इसमें बता रखा कि विशेष असमर्थता अवकाश 1 से अधिक अवसरों पर स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज, जैसे मान लो किसी कर्मचारी के ऊपर, मैंने बताया एग्जाम्पल बार बार ले रहा हूँ कि जैसे किसी कर्मचारी के ऊपर सिर के ऊपर फैन गिर गया, मैं माफी चाहता हूँ साथियों, मैं इसलिए ये उदाहरण थोड़ा सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के चक्कर में, समझाने के लिए मैं आपको ये उदाहरण मुझे लेना पड़ रहा है, तो माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा किसी के साथ ना हो कि किसी के ऊपर फैन गिर जाए, पंखा गिर जाए और उसको चोट लग जाए, ऐसा किसी के साथ ना हो। ठीक है गाइज, चलिए पढ़ते हैं। विशेष असमर्थता अवकाश 1 से अधिक अवसरों पर स्वीकृत किया जा सकता है। मान लो किसी कर्मचारी के ऊपर पंखा गिर गया, ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ कि वो वापस ठीक हो गया, है ना, पंखे की चोट से ठीक हो गया। अब मान लो उसे 10-20 साल बाद में या फिर कभी भी उसके वो चोट वापस उभर जाए या फिर ज़्यादा उसको परेशान करने लग जाए, तो फिर उसके बाद में भी विशेष असमर्थता अवकाश उस कर्मचारी को दिया जा सकता है। ठीक है गाइज, समझ गए होंगे आप। विशेष असमर्थता अवकाश 1 से अधिक अवसरों पर स्वीकृत किया जा सकता है। कब? जब वह असमर्थता पुनः तीव्र हो जाए या फिर वापस प्रकट हो जाए। ठीक है गाइज, लेकिन 24 माह से ज़्यादा की अवधि नहीं होगी। ये मैंने आपको बार बार बता दिया कि पूरे सेवाकाल में किसी कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश 24 माह से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 99 सब क्लॉज 6 की। तो इसमें बता रखा कि इस अवकाश की अवधि पेंशन योग्य सेवा की गणना में जोड़ी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7वें पॉइंट की बात करें तो इसमें दे रखा कि असमर्थता अवकाश के दौरान वेतन की राशि किसके लिए? उच्च सेवा में नियुक्त कर्मचारियों के लिए। ठीक है, ये 7 है, 99 का सब क्लॉज 7 है, और जो 99 का सब क्लॉज 8 है ना, उसमें चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों के लिए है। लेकिन पहले अब हम पढ़ लेते हैं उच्च सेवा में नियुक्त कर्मचारियों के लिए असमर्थता अवकाश के दौरान वेतन की राशि। ठीक है गाइज, क्या में दे रखा कि उच्च सेवा में कार्यरत जो कर्मचारी है ना, उनको इस अवकाश की अवधि के जो प्रथम 120 दिन है ना, उनके लिए रूल 97 सब क्लॉज के अनुसार, रूल 97 सब क्लॉज 1 के अनुसार देय जो अवकाश वेतन होता है ना, उसके समान राशि मिलेगी। ठीक है गाइज, यानी कि नियम संख्या 97 सब क्लॉज 1 में जिस प्रकार से किसी कर्मचारी को राशि मिलती है ना, उसी के अनुसार विशेष असमर्थता अवकाश के जो प्रथम 120 दिन होंगे ना, उसी अनुसार उसको राशि मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। शेष समय के लिए, यानी कि 120 दिन से ऊपर के जो समय है ना विशेष असमर्थता अवकाश का, उसको अवकाश वेतन की राशि कैसे मिलेगी? रूल 97 सब क्लॉज 2 के अनुसार
HPL यानी कि अर्धवेतन अवकाश के बराबर अवकाश वेतन दिया जाएगा। ठीक है गाइज, यानी कि अधिकतम सीमा के बिना अधिकतम सीमा की कोई लिमिट नहीं है। कर्मचारी द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने पर इस अवकाश को पीएल अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप ये वीडियो समझ गए होंगे। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 99 सब क्लोज 8 की। इसमें दे रखा है कि विशेष असमर्थता अवकाश के दौरान अवकाश वेतन की राशि कौन से कर्मचारियों के लिए? चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों के लिए। ठीक है गाइज, अवकाश के जो प्रथम 60 दिन होते हैं ना, विशेष असमर्थता अवकाश के जो प्रथम 60 दिन है ना, उनके लिए अवकाश वेतन अवकाश प्रारंभ होने के पूर्व के दिन, ठीक है, प्राप्त हो रहे वेतन के समान प्राप्त करेगा। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बता दिया पहले भी, ज़्यादा समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है गाइज, ख में दे रखा कि शेष समय के लिए HPL के समान अवकाश वेतन दिया जाएगा। ठीक है गाइज, यानी कि हम बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों के लिए कि उनको असमर्थता के दौरान, विशेष असमर्थता अवकाश के दौरान अवकाश वेतन की राशि कैसे दी जाएगी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे दी जाती है। कर्मचारी द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने पर इस अवकाश को पीएल अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस अवकाश की अवधि को पेंशन, वृद्धि या फिर अन्य परिलाभों के लिए शामिल किया जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 100 की। इसमें दे रखा कि असमर्थता के कारण, ठीक है, यानी कि किसी कर्मचारी में अगर असमर्थता आ जाए और उसके कारण क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने पर अवकाश वेतन में कटौती। इसका मतलब यह है कि किसी कर्मचारी की मान लो किसी कर्मचारी की काम करने के दौरान वो असमर्थ हो गया, यानी कि उसके चोट आ गई, ठीक है, उसका हाथ पांव कट गया, कुछ भी नुकसान हो गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति यानी कि जो नुकसान की पूर्ति सरकार करती है ना, ठीक है, लेकिन वो जो क्षतिपूर्ति करती है ना, उसकी कटौती भी की जाती है अवकाश वेतन से। और वो कैसे कटौती की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यदि कोई कर्मचारी जो वर्तमान में किसी अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, ठीक है, यानी कि कोई भी कर्मचारी है जो किसी एक्ट के तहत जो उसको नुकसान हुआ ना, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई राशि प्राप्त करने का उसको अधिकार है, ठीक है, तो उसे नियम 99 के अंतर्गत दिए जाने वाले अवकाश वेतन की राशि में से उतनी ही क्षतिपूर्ति की राशि काट ली जाएगी। ठीक है, जो उसे कानून के अंतर्गत स्वीकृत की जा सकती है। जैसे मान लो किसी कानून यानी कि अधिनियम के अंतर्गत किसी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति राशि 10 लाख रुपए दी जाएगी। ठीक है, अब ये 10 लाख रुपए कटौती कहाँ से की जाएगी? नियम 99 के अंतर्गत दिए जाने वाले अवकाश वेतन की राशि में से वो कटौती कर ली जाएगी। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप ये वीडियो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नियम संख्या 101 की अगर हम बात करें तो इसमें बात की गई है असैनिक कर्मचारियों पर। मैं सैनिक कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, मैं असैनिक कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। नियम संख्या 101 में ये दे रखा कि असैनिक कर्मचारियों पर विशेष असमर्थता अवकाश नियम का प्रभावी होना कैसे प्रभावी होगा वो हम पढ़ेंगे असैनिक कर्मचारियों के ऊपर। असैनिक कर्मचारी कौन से होते हैं? जो सेना के साथ काम करते हैं लेकिन वो सेना के अंदर शामिल सेना के जवान नहीं होते। ठीक है गाइज, यह प्रावधान उन असैनिक कर्मचारियों के लिए है। कौन से असैनिक कर्मचारियों के लिए? जो सेना के साथ सेवा करने के कारण भविष्य में सैनिक सेवा के लिए अयोग्य हो जाने से पद से इनको हटा दिया, लेकिन ये कर्मचारी असैनिक सेवा के लिए पूर्णतः अयोग्य नहीं हुए हैं। यानी कि कोई असैनिक कर्मचारी है, ठीक है, जो सेना के साथ काम कर रहा है और बगल में आगे मान लो कोई बम फूट गया और उसके हाथ पांव कट गए मान लो, अब वो क्या हुआ कि सेना सेवा के लिए भविष्य के अंदर वो सेना की सेवा में सैनिक सेवा में सेवा नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि वो सैनिक सेवा के लिए अयोग्य हो गया और उसे पद से भी हटा दिया। ठीक है गाइज, यानी कि उसको पद से भी हटा दिया और वो भविष्य के अंदर जॉब भी नहीं कर सकता सेना के अंदर। ठीक है, लेकिन ये कर्मचारी असैनिक सेवा के लिए पूरी तरह से अभी अयोग्य नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसको विशेष असमर्थता अवकाश के दौरान क्या वेतन दिया जाएगा वो हम पढ़ेंगे। साथ में यह प्रावधान उन असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। कौन से असैनिक कर्मचारियों पर लागू होते हैं? जिनको पद से हटाया नहीं गया। ठीक है, यानी कि उनको पद से हटाया नहीं गया परंतु मेडिकल बोर्ड की राय में सैनिक सेवा के कारण हुई असमर्थता से वो पीड़ित है। ठीक है गाइज, ठीक है, तो इन दोनों प्रकार के मामलों में सेना के जो नियम होते हैं ना, उनके अनुसार किसी असमर्थता के लिए स्वीकृत किए जा सकने वाले जो अवकाश की अवधि है ना, तो इस अवकाश की अवधि को इन नियमों के अंतर्गत यानी कि राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत भी अवकाश अवधि में शामिल माना जाएगा। ठीक है गाइज, ये हम बात कर रहे थे नियम संख्या 101 की। आई होप यहाँ तक आप ये चीज़ समझ गए होंगे। यहाँ पर समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ नहीं, इसलिए मैं फटाफट समझा रहा हूँ। ठीक है गाइज, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नियम संख्या 102 की बात करें तो इसमें दे रखा कि सरकार यदि चाहे, है ना, गवर्नमेंट यदि चाहे तो इन प्रावधानों को ऐसे कर्मचारियों के लिए भी लागू कर सकती है जो अपने राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ठीक है गाइज, यानी कि जो विशेष असमर्थता अवकाश होते हैं ना, जो उनको ना राज्य सरकार चाहे ना तो इन प्रावधानों को ऐसे कर्मचारियों के लिए भी लागू कर सकती है जो अपने राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। ठीक है, यह अवकाश निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है। किन शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है? ये जो विशेष असमर्थता अवकाश है ना उसकी बात कर रहे हैं, जो कि असैनिक कर्मचारियों के मामलों में
जो अभी हमने 101 में पढ़ा था ना, उनके बारे में बात कर रही है ना। जो 101 के अंदर जो नियम लागू होते हैं ना असैनिक कर्मचारियों के लिए, तो वो असैनिक कर्मचारियों के ऊपर जो नियम लागू होते हैं ना, वो नियम भी सरकार यदि चाहे ना तो इन प्रावधानों को ऐसे कर्मचारियों के लिए भी लागू कर सकती है जो अपने राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। ठीक है गाइज। तो यह अवकाश निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है। कौन सी शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है? यदि मेडिकल बोर्ड यह साबित कर दे, क्या साबित कर दे कि दुर्घटना सेवा करने से ही हुई है। ठीक है गाइज। सैनिक सेवा के अलावा अन्य प्रकार से होने वाली असमर्थता की स्थिति के अंदर सरकार के विचार में उसके असाधारण उपचार के लिए अवकाश स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत हो तो भी यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज। यानी कि सैनिक सेवा के अलावा उसने कोई भी सेवा की, ठीक है, सैनिक सेवा के अलावा कोई भी उसने अगर सेवा की और उसके कारण उसमें असमर्थता आ गई ना, तो सरकार को यदि ऐसा लगे कि उसका असाधारण उपचार होगा, यानी कि बहुत बढ़िया इलाज करना पड़ेगा उस कर्मचारी को, है ना, तो ऐसी स्थिति में भी उसको विशेष असमर्थता अवकाश दिया जा सकता है। और इन अवकाशों को किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज। जो विशेष असमर्थता अवकाश होता है ना, अगर इनको औसत वेतन पर स्वीकृत किया जाए ना तो इनकी संख्या कितनी होगी? ठीक है, उच्च सेवा हेतु 120 दिन होगी, चतुश्रेणी सेवा हेतु 60 दिन होगी। ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आपको इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है गाइज। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 103 की, जिसका नाम है प्रसूति अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव। ये मैटरनिटी लीव उन महिला कर्मचारियों को, उन महिला कार्मिकों को, राजकीय महिला कार्मिक जो होती है ना, उनको दिया जाता है जिनके संतान अगर होती है तो उनको 180 दिन का मैटरनिटी लीव दिया जाता है। ठीक है गाइज। पढ़ते हैं। 2 से कम जीवित बच्चों वाली जो महिला होती है ना, जो महिला कर्मचारी, उनको ये अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। ठीक है, जिनके 2 से कम जीवित बच्चे होने चाहिए। ठीक है गाइज। 180 दिन की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। यह अवकाश जो मैटरनिटी लीव होता है ना, ये 180 दिन की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। 2 बार इस अवकाश का उपभोग करने के पश्चात भी कोई जीवित संतान नहीं होने पर यह अवकाश एक अतिरिक्त बार और स्वीकृत किया जा सकेगा। ठीक है गाइज। इसका मतलब है 2 से कम जीवित बच्चों वाली। ठीक है, यानी कि उसके 2 से कम बच्चे होने चाहिए। ये मान लो कि उसके ऑलरेडी उसके पास 2 बच्चे हैं और तीसरी संतान उसके हो जाती है ना, तो उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा। चौथी संतान होगी तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि 2 बच्चों तक मैटरनिटी लीव दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है। ठीक है गाइज। और मान लो अगर वो दोनों बच्चे दुर्भाग्यवश अगर मर जाए तो उसको एक अतिरिक्त बार, यानी कि यहाँ पर यही दे रखा कि 2 बार इस अवकाश का उपभोग करने के पश्चात भी, अब 2 बार अवकाश का उपयोग कब किया? जब उसके 2 संतान हुई होगी। ठीक है गाइज। मैंने कहा जब एक बार संतान होगी तो उसको, पहली बार किसी महिला कार्मिक की संतान हुई तो उसको मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, यानी कि प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। दूसरी बार संतान हुई तो भी उसको दूसरी बार भी प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। 180 दिन का ही तब दिया जाएगा। पहली बार संतान हुई तब भी 180 दिन का दिया जाएगा, दूसरी बार संतान होगी तब भी 180 दिन का दिया जाएगा। ठीक है गाइज। तो 2 बार इस अवकाश का उपभोग करने के पश्चात, यानी कि उस महिला कार्मिक के 2 बार बच्चे हुए और दो बार संतान हुई और दोनों बार उन्होंने प्रसूति अवकाश का उपभोग कर लिया। ठीक है गाइज। और मान लो दुर्भाग्यवश दोनों ही बच्चे खत्म हो जाए, इस दुनिया में ना रहे दुर्भाग्यवश, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में यह अवकाश एक अतिरिक्त बार और स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों बच्चे मान लो खत्म हो गए और जब ऐसा 2 बार तो उसने उपभोग कर लिया, तो उसके अलावा उसके बच्चे नहीं है। ठीक है, तो उसको एक बार और मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसके जब तीसरी संतान होगी ना, 2 तो उसके खत्म हो गए, तो तीसरी संतान जब होगी ना तो उसको एक बार और एक्स्ट्रा उसको प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। उसके बाद में अगर कोई संतान होती है तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है गाइज। प्रसूति अवकाश तब नहीं दिया जाएगा। इस अवकाश के दौरान अवकाश वेतन कैसे मिलेगा? गाइज मैं आपको ये अवकाश वेतन शब्द के बारे में बता रहा हूँ। अवकाश वेतन का मतलब है कि अवकाश के दौरान जब किसी कर्मचारी को वेतन मिले उसी को अवकाश वेतन बोलते हैं। ठीक है गाइज। तो इस अवकाश के दौरान, यानी कि प्रसूति अवकाश के दौरान जो अवकाश वेतन मिलेगा वो कैसे मिलेगा? अवकाश प्रारंभ होने के पहले वाले दिन प्राप्त किए जा रहे वेतन के समान। मान लो कोई महिला कर्मचारी वो 20 अगस्त से लगातार 180 दिन की छुट्टियों पर जा रही है। ठीक है गाइज, क्योंकि उसके संतान हुई है तो प्रसूति अवकाश जा रही है, तो 19 अगस्त के दिन उसको जिस दर से वेतन भत्ते मिल रहे हैं ना, वो लगातार उसको 180 दिन तक मिलते रहेंगे। ठीक है गाइज। तो इसमें यही बता रखा कि अवकाश प्रारंभ होने के पहले वाले दिन प्राप्त किए जा रहे जो वेतन होता है ना, उसके समान ही वो लगातार 180 दिन तक वेतन प्राप्त करेगी। प्रसूति अवकाश के दौरान कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज। इस अवकाश को अवकाश लेखे से डेबिट नहीं किया जाएगा, यानी कि इस अवकाश को किसी भी अन्य अवकाश के साथ अवकाश में से नहीं काटा जाएगा, बल्कि जो सर्विस बुक पुस्तिका होती है ना, सर्विस बुक होती है ना, उसमें अलग से एंट्री की जाएगी। ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आप ये वीडियो समझ गए होंगे। गाइज आप बार बार कहते हो कि सर अपडेट होंगे, रूल अपडेट होंगे, रूल RSR के JFNR के रूल अपडेट होंगे, तो भाई साहब ये मैं आपको अपडेट ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी एक अपडेट रूल है।
एक महिला कर्मचारी जिसका प्रसव राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण करने से पूर्व हुआ है तो उसको प्रसूति अवकाश मिलेगा नहीं मिलेगा। मान लो कोई महिला कर्मचारी है, ठीक है, जिस दिन उसने ज्वाइनिंग ली ना, जिस नौकरी पर वो पहली बार गई, जिस दिन उसने नियुक्ति ली, उससे पहले मान लो उसके संतान हो जाए तो क्या उसको प्रसूति अवकाश नहीं मिलेगा, है ना भाई साहब, उसको प्रसूति अवकाश मिलेगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी महिला कार्मिक के नियुक्ति से पहले कोई बच्चा हो जाए ना, ठीक है, यानी कि राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण ज्वाइनिंग से पहले अगर संतान हो जाए ना तो उसको प्रसूति अवकाश मिलेगा। ये 23 दिसंबर 2021 से लागू ये नियम है। कैसे मिलेगा, आइए। उस महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश की अवधि 180 दिन में से निम्न अवधि को कम करते हुए अनुमति दी जाएगी। यानी कि उसको कितने दिन की और किस प्रकार प्रसूति अवकाश दिया जाएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसे प्रसूति अवकाश तो दिया जाएगा, लेकिन जो 180 दिन की जो अवधि है ना उसमें से निम्न अवधि को कम करते हुए अनुमति दी जाएगी। अब कौन सी अवधि को कम किया जाएगा 180 दिन में से? पहली चीज़ है राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण करने से पूर्व की अवधि, यानी कि राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण करने से पूर्व की जो अवधि है ना, जैसे कौन सी अवधि, प्रसव से पूर्व 15 दिवस की प्रसव अवस्था अवधि। ठीक है, यानी कि बच्चा हुआ ना, संतान हुई है ना जिस महिला कार्मिक के है ना, तो उस बच्चे होने से पहले जो 15 दिन थे ना वो काट लिए जाएंगे 180 दिन में से। ठीक है गाइज। और राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण करने के समय शिशु की उम्र, ठीक है, जैसे मान लो 15 दिन तो ये तो कटेंगे। राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण करने के समय शिशु की उम्र, मान लो राजकीय सेवा में जब वो महिला कार्मिक आई तो उसकी शिशु की उम्र थी मान लो 60 दिन। ठीक है, तो ये जो 60 दिन है ना ये भी 180 दिन में से काट लिए जाएंगे। प्लस में प्रसव से पूर्व 15 दिवस की जो प्रसव अवस्था अवधि होती है ना उसको भी काट लिया जाएगा। यानी कि 15 + 60 ये दोनों यानी कि 75 हो गए। ये 180 दिन में से 75 दिवस घटा दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण करने से पूर्व की अवधि। अब हम पढ़ेंगे राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण करने के पश्चात की अवधि, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिबंधित अधिकतम 15 दिवस काटे जा सकते हैं, अधिकतम इससे ज़्यादा नहीं काटे जाएंगे। ठीक है गाइज, यानी कि कार्य ग्रहण तिथि से कार्य ग्रहण, जैसे मान लो किसी कर्मचारी ने, किसी महिला कार्मिक ने 10 अगस्त को कार्य ग्रहण किया। ठीक है, तो इसमें दे रखा कि कार्य ग्रहण तिथि से, कार्य ग्रहण तिथि कौन सी है, 10 अगस्त। तो कार्य ग्रहण तिथि से प्रसूति अवकाश पर जाने की अवधि, मान लो वो महिला कार्मिक 16 अगस्त से प्रसूति अवकाश पर चली गई। ठीक है गाइज, तो कितने दिन हो गए, 10 से लेकर 16 तक, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी कि 6 दिन हो गए। 16 को तो वो चली गई, तो 6 दिन ये और लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो 85 और 6 कितने हो गए, 81। 180 में से 81 गए तो कितने बचे, 99। तो उसे 99 दिवस की प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको ये समझा दिया कि किसी महिला कार्मिक के सेवा में, राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण से पूर्व अगर कोई संतान हो जाए तो उसको प्रसूति अवकाश किस प्रकार मिलेगा। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना कि प्रसूति अवकाश मिलेगा नहीं मिलेगा इसी दशा में, तो उसको प्रसूति अवकाश मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको समझा दिया। अब बता रखा कि यह अवकाश कार्य ग्रहण करने के पश्चात 15 दिवस की अवधि में आवेदन करने पर ही स्वीकृत किया जाएगा, नहीं तो भाई साहब नहीं मिलेगा। अगर वो महिला कार्मिक जिसके कार्य ग्रहण सरकारी राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण करने से पहले कोई संतान हुई है, ठीक है, और उसने नियुक्ति ले ली, कार्य ग्रहण कर लिया, तो कार्य ग्रहण करने के पश्चात उसको 15 दिन के भीतर आवेदन करना पड़ेगा कि सर मेरे संतान हुई है तो मुझे प्रसूति अवकाश चाहिए, तो ही उसको स्वीकृत किया जा सकता है। प्रसूति अवकाश अन्यथा नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप ये वीडियो समझ गए होंगे। गाइज अब हम पढ़ते हैं, इन नियमों के तहत प्रसूति अवकाश निम्न शर्तों पर गर्भपात में भी स्वीकृत किया जा सकता है। किसी महिला कार्मिक के मान लो गर्भपात हो जाए, अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज हो जाए, तो उस दशा में भी प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। लेकिन कितना दिया जाएगा, अवकाश 6 सप्ताह से अधिक नहीं होगा। अगर गाइज 6 सप्ताह का मतलब होता है 42 दिन, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 6 सप्ताह में 42 दिन हो गए। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन आ जाए कि प्रसूति अवकाश गर्भपात की दशा में प्रसूति अवकाश कितना दिया जाता है, अगर आपके विकल्प में 6 सप्ताह हो और 42 दिन भी दे रखे हो, तो आपको 6 सप्ताह ही करना है, यानी कि जो रूल में दे रखे ना वही आपको करना है। ठीक है गाइज, आप कंफ्यूज ना हो, ये मैंने आपको बता दिया ताकि अगर कोई अटकाने वाली बात आ जाए तो आप वहाँ पर अटके ना। ठीक है गाइज, तो गर्भपात की दशा में अवकाश 6 सप्ताह से अधिक नहीं मिलेगा। और अवकाश है ना, अवकाश प्रार्थना पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। ठीक है, अवकाश तभी मिलेगा जब आपने जो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखा ना उसके साथ क्या होना चाहिए, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी यानी कि जो ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर है उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र उसके साथ संलग्न होना चाहिए, तभी ये गर्भपात की दशा में उसको प्रसूति अवकाश मिलेगा 6 सप्ताह का। ठीक है, अन्यथा नहीं मिलेगा। प्रसूति अवकाश अस्थायी महिला जो कर्मचारी है ना उनको भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अधूरे गर्भपात यानी कि इनकम्प्लीट अगर अबॉर्शन होता है ना तो उस दशा में यह अवकाश नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज, गर्भपात शब्द में गर्भपात की आशंका
गर्भपात शब्द की आशंका शामिल नहीं है, अतः ऐसी दशा में प्रसूति अवकाश देय नहीं होगा। ठीक है गाइज, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 103 क की। इसमें दे रखा है कि पितृत्व अवकाश। देखिए जो महिला कार्मिक होती है, अगर उनके बच्चा होता है, संतान होती है, तो उनको दिया जाता है मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव। अगर कोई पुरुष कर्मचारी उसकी महिला के अगर कोई बच्चा होता है, संतान होती है, तो उसको भी पितृत्व अवकाश दिया जाता है। ठीक है गाइज, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पैटर्निटी लीव। ठीक है गाइज, तो 2 से कम जीवित बच्चों वाले पुरुष कर्मचारी को अधिकतम 2 बार उसकी पत्नी के संतान होने पर यह अवकाश दिया जाएगा। ठीक है गाइज, यानी कि उसके 2 बच्चे ऑलरेडी है और तीसरी संतान पत्नी के अगर तीसरी संतान हो जाती है, ठीक है, तो उसको पितृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी पुरुष कर्मचारी की जो पत्नी है उसके अगर पहला बच्चा हुआ तो उसको पितृत्व अवकाश दिया जाएगा, दूसरा बच्चा हुआ तब भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, और तीसरा बच्चा हुआ तो नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज, मान लो किसी पुरुष कर्मचारी के पहला बच्चा हुआ और उसने पितृत्व अवकाश का उपभोग कर लिया, ठीक है, और दूसरा बच्चा हुआ तो उसने दूसरी बार भी पितृत्व अवकाश का उपभोग कर लिया। अब दुर्भाग्यवश मान लो ये दोनों बच्चे दुनिया में ना रहे, कुछ जीवित ना रहे, तो उसको एक बार और ठीक है गाइज, बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व से 3 माह बाद तक 15 दिन की अवधि का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि जो पैटर्निटी लीव होते हैं ना, वो पुरुष कर्मचारी को दिया जाता है 15 दिन की अवधि का। ठीक है गाइज, यानी कि बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व से, यानी कि ये जो पैटर्निटी लीव होता है ना, ये बच्चे के जन्म होगा ना उससे 15 दिन पहले ले सकते हैं कर्मचारी। ठीक है गाइज, तो उस समय अपनी जो पत्नी होती है उसकी देखभाल के लिए, प्रसव अवस्था के दौरान उसकी देखभाल के लिए, सार संभाल के लिए वो पहले से ही ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जैसे बच्चा हो गया तो उसके 3 महीने के भीतर तक उन 15 दिन की अवधि का वो अवकाश लेकर उसका उपभोग कर देना चाहिए। ठीक है गाइज, ऐसा नहीं है कि 3 महीने, बच्चे का तीसरा महीना आज है और आज उसने अप्लाई कर दिया 15 दिन का अवकाश के लिए, नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा भाई साहब। यानी कि बच्चा जब 3 महीने का हो जाएगा ना, उससे पहले तो ये 15 दिन का उसको उपभोग कर लेना चाहिए। ठीक है गाइज, अन्यथा पितृत्व अवकाश समाप्त माना जाएगा। ठीक है गाइज, इस अवधि में इस अवकाश का उपभोग नहीं किए जाने पर यह अवकाश समाप्त माना जाएगा। ठीक है गाइज, अगर उसने पैटर्निटी लीव नहीं ली, कब, कौन सी अवधि में, बच्चे के 15 दिन से लेके 3 माह बाद तक, यानी कि बच्चा नहीं हुआ उससे 15 दिन पहले से लेके और बच्चा हो गया और वो बच्चा 3 महीने तक हो गया ना, तो बच्चे के 3 माह तक, यानी कि बच्चा 3 महीने का हो गया तब तक उसने छुट्टी नहीं ली, पैटर्निटी लीव नहीं ली 15 दिन की, तो उसके बाद में वो अवकाश समाप्त माना जाएगा। ठीक है गाइज, पितृत्व अवकाश के दौरान वेतन कैसे दिया जाएगा? अवकाश प्रारंभ होने के पहले वाले दिन प्राप्त किए जा रहे वेतन के समान दिया जाएगा। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको समझा दिया। इस अवकाश को अवकाश लेखे से डेबिट नहीं किया जाएगा, यानी कि इस अवकाश को, पितृत्व अवकाश को किसी भी जो आपके जो अवकाश लेखा है ना उसमें से घटाया नहीं जाएगा, बल्कि सेवा पुस्तिका में इसकी अलग से एंट्री की जाएगी। ठीक है गाइज, प्रसूति एवं पितृत्व अवकाश दोनों जो अवकाश है ना किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्भपात में पितृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, यानी कोई पुरुष कर्मचारी है, ठीक है, वो बोले अपने, मान लो अपने विभाग वालों को बोले, जो अवकाश स्वीकृत अपराधिकारी है उसको बोले कि सर मेरी जो पत्नी है उसकी गर्भपात हो सकता है या फिर हो गया हो, ठीक है, यानी कि गर्भपात हो गया हो, तो ऐसी दशा में पितृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा। और यदि किसी महिला के अगर गर्भपात हो जाता है ना, जो महिला कार्मिक जो सरकारी कर्मचारी है, तो उसको गर्भपात की दशा में प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। लेकिन जो पुरुष कर्मचारी है उसकी अगर पत्नी के अगर गर्भपात हो जाता है तो पितृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको समझा दिया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। नियम 103 ख की बात करें तो इसमें दे रखा दत्तक ग्रहण अवकाश, यानी कि चाइल्ड अडॉप्शन लीव। चाइल्ड अडॉप्शन लीव का मतलब है कि कोई महिला कार्मिक सरकारी कर्मचारी या फिर कोई सरकारी पुरुष कर्मचारी, ठीक है, यानी कि राजकीय महिला कर्मचारी या फिर राजकीय पुरुष कर्मचारी हो, कोई भी हो, तो वो किसी बच्चे को अगर गोद लेते हैं तो उनको किस प्रकार अवकाश दिया जाएगा। ठीक है गाइज, यानी कि इसको बोलते हैं दत्तक ग्रहण अवकाश। ये कैसे मिलेगा? यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, यदि वह 1 वर्ष से कम आयु के, कितने वर्ष से कम आयु के, 1 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को गोद लेती है, तो गोद लेने के तुरंत पश्चात, यानी गोद लेने के तुरंत पश्चात 180 दिन तक का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। गाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रसूति अवकाश भी 180 दिन का मिलता है और दत्तक ग्रहण अवकाश भी किसी महिला कर्मचारी को 180 दिन का मिलेगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इस अवकाश के दौरान वह वेतन मिलेगा, कौन सा वेतन मिलेगा? जो उसे अवकाश पर जाने के तुरंत पहले प्राप्त हो रहा था। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको समझा दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। इस अवकाश को भी अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है।
इस अवकाश को अवकाश खाते में से डेबिट नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रत्यक्ष से एंट्री की जाएगी। ठीक है गाइज। अब गाइज आप बार बार कहते हो कि सर आप अपडेट चीज़ बताओ, तो ये जो नियम संख्या 103 ये है ना, इसमें चाइल्ड केयर लीव के बारे में बताया गया। ये पहले नियम नहीं था, ये बाद में ये नियम जुड़ा है, इसमें चाइल्ड केयर लीव के बारे में बता रखा है और ये नियम संख्या 103 से के अंदर दे रखा है। ठीक है, ये भी बिग अपडेट है। ठीक है, ये बिल्कुल नया लेटेस्ट जुड़ा है। तो चाइल्ड केयर लीव क्या होती है, किसको मिलता है, कैसे मिलती है, इसके बारे में पूरी इसकी बोल बच्चन पढ़ेंगे। ठीक है गाइज। जो चाइल्ड केयर लीव होता है ना, ये महिला राज्य कर्मचारी को भी दिया जाता है। इसके अलावा जो एक एकल पुरुष कर्मचारी है ना, उसको भी दिया जाता है। एकल पुरुष कर्मचारी का मतलब क्या है, जो अविवाहित है, जो विधुर है। विधुर का मतलब है जिसकी पत्नी खत्म हो गई। ठीक है, तलाकशुदा, जिसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई, उसको तलाक ले लिया। ठीक है गाइज। तो ऐसी दशा में जो पुरुष होता है ना, उसको बोलते हैं हम एकल पुरुष। ठीक है गाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइल्ड केयर लीव में अविवाहित जो है ना, इसको क्या मतलब है, इसका चाइल्ड केयर लीव कैसे मिलेगी इसको, है ना। चाइल्ड केयर लीव क्यों दिया जाता है, मतलब बच्चे की देखभाल के लिए। तो आप सोच रहे हो कि ये अविवाहित है तो इसका ऐसे कैसे। तो अविवाहित जो होता है ना, मतलब पुरुष कर्मचारी, वो किसी बच्चे को गोद ले ले, ठीक है, तो उसको भी ये दिया जा सकता है। ठीक है गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। चाइल्ड केयर लीव कैसे स्वीकृत किया जाता है भाई साहब, देखो ये अवकाश 730 दिवस का इनके मतलब महिला राज्य कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी। ठीक है गाइज, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। यह अवकाश 730 दिवस का इनके सबसे बड़े 2 बच्चों की 18 वर्ष की आयु तक दिया जाता है। ठीक है, जो सबसे बड़े 2 बच्चे हैं ना, सबसे बड़े 2 बच्चे लेटेस्ट, जो पहले हुए हैं 2 बच्चे, तो सबसे बड़े 2 बच्चों की 18 वर्ष की आयु होगी ना, तब तक 730 दिवस का ये चाइल्ड केयर लीव लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बच्चा 40% विकलांगता की स्थिति में है तो उसको 22 वर्ष की आयु तक ये चाइल्ड केयर लीव दिया जाएगा। ठीक है गाइज। बीमारी के समय देखभाल के लिए, विकलांगता के कारण बच्चे का पालन करने के लिए, बच्चे की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए, शिक्षण कार्य के लिए देखभाल, तथा 3 वर्ष की आयु का जो बच्चा है ना, उसका पालन करने हेतु CCL का मतलब होता है चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जा सकती है 730 दिवस का। ठीक है गाइज। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ये चाइल्ड केयर लीव होती है ना, तो चाइल्ड केयर लीव जो अवधि के दौरान वेतन कैसे मिलेगा, जो प्रथम 365 दिन होते हैं ना, उनके लिए तो उनको पूरा वेतन मिलेगा, 100% वेतन मिलेगा, और अगले जो 365 दिवस है ना, उनके लिए 80% अवकाश वेतन दिया जाएगा। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मान लो किसी महिला कर्मचारी को 50,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है और वो 365 दिन तक, शुरू के जो 365 दिन होते हैं ना, अगर वो वहाँ तक चाइल्ड केयर लीव लेती है, ठीक है, यानी कि 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव मिलता है, लेकिन 1 से लेके और 365 दिन तक जब यहाँ तक जब वो करेगी तो उसको पूरा, जैसे मान लो 50,000 रुपये उसको वेतन मिल रहा है तो उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इस चाइल्ड केयर लीव अवधि के दौरान। और इसके बाद में जो आने वाले जो 365 दिन बचे हैं ना, उनको अगर वो महिला लेती है चाइल्ड केयर लीव को, तो उसे 80% अवकाश वेतन दिया जाएगा। जैसे मान लो उस समय उसका 50,000 था, तो 50,000 का 80% कितना हो गया, 40,000, तो उसको 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है गाइज। जो ये चाइल्ड केयर लीव है ना, यह है अवकाश, यानी कि मैं चाइल्ड केयर लीव की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। एक महिला को एक समय में अधिकतम, यानी कि एक समय का मतलब है लगातार, अधिकतम 120 दिवस का CCL स्वीकृत किया जा सकता है, इससे ज़्यादा स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, बच्चों की किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में TB, कैंसर, कोड, मानसिक रोग के निदान हेतु एक समय में यानी कि लगातार 300 दिवस का CCL यानी कि चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यह अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। कोई भी महिला ये नहीं कह सकती कि सर हमारे तो चाइल्ड केयर लीव लागू हो गया तो आप हमारे को चाइल्ड केयर लीव दो ही दो, नहीं, आपका अधिकार नहीं है, ये पहले बता दिया आपको मैंने। ठीक है गाइज। सेवा पुस्तिका में चाइल्ड केयर लीव का अलग से संधारण यानी कि लेखांकन किया जाएगा, अलग से एंट्री की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यह अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। यह नहीं कि कोई महिला कर्मचारी बार में 10-10 दिन का चाइल्ड केयर लीव मांग रही है और साल में 20 बार ले रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है गाइज, उसको 3 बार से अधिक नहीं मिलेगा, साल में वो 3 बार ले सकती है। ठीक है गाइज। परिवीक्षाधीन अवधि के अंदर, यानी कि कोई महिला कर्मचारी वो प्रोबेशन काल के अंदर, प्रोबेशन पीरियड के अंदर है, ठीक है गाइज, तो यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, उसको अवकाश, ये चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी। यदि मिल जाएगी प्रोबेशन अवधि के दौरान, यदि उसको चाइल्ड केयर लीव मिल जाएगी ना,
तो परिवीक्षा अवधि भी उतनी ही बढ़ जाएगी। मान लो किसी महिला कर्मचारी जो परिवीक्षा दिन यानी कि प्रोबेशनर, उसका प्रोबेशन चल रहा है 2 साल का, और उसने 100 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले ली, तो उसका जो प्रोबेशन काल होता है ना वो भी 100 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है गाइज, ये इसका नुकसान भी है, ये एक तरह का। यह अवकाश पीएल के समान मानते हुए स्वीकृत किया जा सकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह अवकाश 5 दिन से कम अवधि के लिए स्वीकृत नहीं होगा। कम से कम आपको 5 दिन का चाइल्ड केयर लीव तो लेना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोल दें कि सर मुझे 4 दिन का चाइल्ड केयर लीव चाहिए, नहीं मिलेगा। कम से कम आपको 5 दिन का चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। इस अवकाश को एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार स्वीकृत किया जा सकता है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इस अवकाश का प्रारंभ यदि एक कैलेंडर वर्ष में प्रारंभ होता है तथा समापन अगले कैलेंडर वर्ष में होता है, तो सीसीएल की गणना यानी कि चाइल्ड केयर लीव की गणना अवकाश प्रारंभ होने के समय के कैलेंडर वर्ष से की जाएगी। ठीक है गाइज, इसका मतलब यह है कि एक कैलेंडर वर्ष, जैसे मान लो 1 जनवरी से लेके 2022 तक एक कैलेंडर 31 दिसंबर 2022 तक, यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक एक कैलेंडर वर्ष ये हो गया। ठीक है, और दूसरा कैलेंडर वर्ष जैसे मैं बात करूं 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक दूसरा कैलेंडर वर्ष ये हो गया। ठीक है गाइज, कैलेंडर वर्ष का मतलब होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक। ठीक है, तो मान लो कोई महिला कर्मचारी है, वो मान लो 30 दिसंबर 2022 को चाइल्ड केयर लीव ले ले, है ना, और वो मान लो 20 दिन की ले ले। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो उसने जो चाइल्ड केयर लीव ली है ना वो पूरी हो रही है 10 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो हमने पहले बता रखा कि एक कैलेंडर वर्ष में कोई महिला 3 बार चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। तो ये तो कैलेंडर वर्ष ये अलग कैलेंडर वर्ष हो गया 2022 का, यानी कि उसने चाइल्ड केयर लीव ली अलग कैलेंडर वर्ष में, और वो जो चाइल्ड केयर लीव ली है ना वो अलग कैलेंडर वर्ष में पूरी हो रही है। तो इसको कौन से कैलेंडर वर्ष में माना जाएगा? इसको भाई साहब पुराने कैलेंडर वर्ष में माना जाएगा, यानी कि जिस कैलेंडर वर्ष में उसने जो चाइल्ड केयर लीव ली है ना तो उसमें इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है गाइज, यानी कि ये माना जाएगा कि ये चाइल्ड केयर लीव 2022 में ली है। ठीक है गाइज, और हमने बता दिया कि किसी कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। गाइज, ये जो नियम संख्या 104 है ना, इसमें दे रखा कि प्रसूति अवकाश किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है गाइज,